हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, लास्ट रिसेंटली लेक्चर हमारा जो खत्म हुआ 9 चैप्टर हुआ है और 9 चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अगर फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको उस समस्या का भी सॉल्यूशन या समाधान आपको प्रोवाइड करूँगा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर नंबर 10th जो है आपका सदिश बीजगणितीय जो हमें पढ़ना है। सदिश गणित यानी वेक्टर अलजेब्रा सही है भाई। अलजेब्रा ऐसी लिखी जाती है। वो ये कह रहा देखनी पड़ेगी। सही है भैया, ठीक है। अलजेब्रा तो सदिश अलजेब्रा की बात करते हैं हम यहाँ पे वेक्टर के लिए। इसके लिए पहले दो राशियों को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से बैठ दे, समझ दे आराम से। पहली है आपकी, एक आपने पढ़ी होगी अदिश और दूसरी पढ़ी होगी आपने सदिश। यानी आपको स्केलर और आपकी वेक्टर, ये दोनों ही राशियां आपने पढ़ी हैं। कहाँ पढ़ी हैं ये आपने? फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं और काफ़ी आप 9 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो उनको, है ना। अदिश और सदिश। तो सदिश राशि कौन सी राशियाँ होती हैं? जिनकी दिशा नहीं होती, जिनके पास केवल परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड होता है इनके पास, और इनके पास मैग्नीट्यूड प्लस के डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होती हैं, है ना। यानी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो परिमाण और दिशा, जैसे कि आपके पास कोई एग्जांपल है परिमाण का और दिशा, जिसके पास परिमाण प्लस के दिशा दोनों हो, है कोई एग्जांपल आपके पास? जैसे परिमाण की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि किसी का वेट माप रहे हो आप, वेट है ना, कोई वस्तु तोल रहे हो, किसी वस्तु का वेट जो होता है, तो वो वेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा? आपका वेट जो होता है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है। यानी केवल परिमाण की बात होती है, यहाँ पे दिशा की कोई बात नहीं। किसी इंसान का वेट तोला आपने, जैसे कहा 70 kg है ना, 70 kg तोड़ा, तो ये थोड़ी ना कहोगे 70 kg उत्तर की दिशा में, 70 kg पश्चिम की दिशा में, केवल 70 kg कहोगे। तो किसी इंसान का अगर व्यक्ति का वेट बता रहे हो आप, तो वेट सिर्फ कौन सी राशि हो जाएगी आपकी? अदिश राशि हो जाएगी। समझ रहे हो? बल क्यों हो जाएगा? बल तो इसमें आएगा भाई साहब। बल को दिशा की भी आवश्यकता होती नहीं होती है? उत्तर की दिशा में आपने इतना फोर्स लगाया, या किसी वस्तु को फोर्स लगा, किस दिशा में लगा रहे हो बता भी सकते हो ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। तो वहाँ तो आप नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप दिशा बता रहे, नहीं बता रहे आप। तो बल कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी? अदिश होगी, वो सदिश होगी, और ये कौन सी होगी आपकी? अदिश होगी। बात क्लियर है दोनों की? तो अदिश और राशि और सदिश राशि दोनों ही क्लियर होगी आपके पास। जहाँ दिशा की जरूरत पड़ रही है तो वो कौन सी होगी? सदिश होगी। दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों, यानी परिमाण और दिशा दोनों बतानी पड़ रही है, वो आपकी कौन सी होगी? सदिश राशि होगी। और जिसको केवल परिमाण की आवश्यकता है, यानी वो कौन सी राशि होगी? आपकी अदिश राशि होगी। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। इसके बाद अगर हम चलें थोड़ा सा वेक्टर की तरफ, है ना, तो आपको पता है कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर को दिशा की बहुत ज़्यादा नीड होती है ना। वेक्टर को निर्धारित करने के लिए हम दिशा का बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक दो बिंदु हैं आपके पास, ए और बी, है ना। यहाँ से अगर मुझे कहाँ जा रहा हूँ मैं? ए से बी तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है? ये भी 5 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं इसको ऐसे निर्धारित कर रहा हूँ, मैं ए से बी की तरफ चला, इस लाइन की लंबाई कितनी है और ए से बी की तरफ चला। तो मैं ये ऐसे करके इसको लिखूंगा, इसको निर्धारित करूंगा कि ए से बी। तो ए से बी क्या हुआ? ये वेक्टर को निर्धारित कर रहा है। किसको निर्धारित कर रहा है? वेक्टर को। तो वेक्टर कैसी राशि होगी अब? सदिश या अदिश? सदिश राशि में आएगा। इसको परिमाण की भी आवश्यकता और दिशा की दोनों की आवश्यकता हो रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहाँ पे? हाँ या ना? यहाँ पे क्लियर समझो। यहाँ पे
दोनों स्केलर और ये दोनों समझ में आई हो तो ये बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, एक आपको पता है एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, इसका अंतिम बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ए, और अंतिम बिंदु कौन सा है? बी। यानी आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कह देते हैं। फाइनल पॉइंट को हम टर्मिनेटिंग पॉइंट भी इंग्लिश में बोला करते हैं, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट यानी ए से बी तक, यानी ए से बी तक चलो, दिशा कहाँ जा रही है? ए से बी तक जा रहे हो, यानी इस तरीके से आप डिनोट करके चलते हो। जब ए बी के ऊपर आप इस तरीके से रेखा के द्वारा तीर के द्वारा दर्शाते हो तो ये क्या बनता है आपका? ए बी वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ए बी वेक्टर कहलाता है। समझ रहे हो? ये कौन सा है आपका? वेक्टर है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो आप आसाम यानी सदिश और सदिश राशि होते वेक्टर है, एक तरीके से आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो वेक्टर मतलब ए से बी तक परिमाण की भी आवश्यकता होगी और दिशा की भी आवश्यकता होगी। अभी यहाँ पे ना फिजिक्स टर्म में समझा, अब क्या समझा हमने? मैथ टर्म में समझ रहे थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी अगर दो बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा OP लिखा, मेरी बात ध्यान से समझना। तो OP लिखा, इसमें आप बता सकते हो इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा और अंतिम बिंदु कौन सा होगा? अच्छा, मैंने OP बोला है और PO लिख रहा है ना, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, लो भाई OP लिख देंगे, है ना। तो OP जो है आपका, वो प्रारंभिक बिंदु कौन सा? O, और अंतिम बिंदु कौन सा? इसमें P है, राइट। तो इसको ये कौन सी फॉर्म है आपकी? वेक्टर फॉर्म है ना। लेकिन अगर मुझे ऐसे लिखना हो, उसको PO लिखना हो, तो इनको दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका? नेगेटिव कहलाएगा। तो अगर मुझे प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को चेंज करना हो तो मैं माइनस का चिन्ह लगाकर उसको चेंज कर सकता हूँ। ये समझ रहे हो? अगर OP को PO लिखना हो तो क्या लगा दूंगा मैं उसमें? माइनस का चिन्ह। यानी ये इसका नेगेटिव क्या कहलाएगा? नेगेटिव सदिश कहलाएगा, यानी ऋणात्मक सदिश कहलाएगा, यानी नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे? तो वेक्टर तो आपको समझ में आया होगा। यानी एक रेखा की जो लंबाई होती है, और याद रखना एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप लॉजिकली समझना इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड को कैसे दर्शाता हूँ मैं आपको? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होगा, इससे दर्शाता हूँ। और कभी भी ये याद रखना, अगर मैंने AB लिखा, केवल AB वेक्टर को मैंने लिखा, हटाकर मैंने AB लिखा, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकल चुका है। परिमाण को दर्शाते हैं हम। जब भी वेक्टर फॉर्म हट जाएगा, यानी ये तीर हट जाएगा वेक्टर वाला, जब भी ये चिन्ह हट जाएगा, तो वो किसको दर्शाएगा? आपका मैग्नीट्यूड। यानी इसका मैग्नीट्यूड निकल चुका है, अब ये वेक्टर नहीं रहा, इसका मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है AB। यानी इसका मैग्नीट्यूड वास्तव में क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा कितना? 5 होगा। कितना होगा? 5। तो लाइन की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, परिमाण कहलाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर इन क्वेश्चनों के हमें बहुत बड़ी मदद पड़ेगी। ये बेसिक है पर बहुत काम की चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी तक हमने क्या समझाया कि कोई भी वेक्टर है, अगर वेक्टर A से B जा रहा है, यानी पहला जो बिंदु होगा वो प्रारंभिक होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो अंतिम बिंदु होगा, और इस तरीके से उसको दर्शाते हैं। यानी अगर किसी भी वेक्टर का अगर हमें परिमाण जानना, तो उसकी लंबाई, एक्चुअली में उसकी रेखा की जो लंबाई होगी वही उसका परिमाण कहलाता है ना। निकालने के तरीके जैसे और भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे मानो मैंने कहा कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पे XI प्लस के YJ है, लेकिन इसका वेक्टर का अगर मापांक निकालना तो आप कैसे निकालोगे? अगर ये मान लो AB है ना, A से B तक जा रहे हैं ना, या A है, ये मानो A है, अगर मुझे इसका परिमाण निकालना तो मैं कैसे निकालूँ? √x² प्लस के y², इस तरीके से निकालता हूँ। निकालने के तरीके हैं। लेक्चर में ये किसको दर्शाएगा कि जी AB की जो लंबाई होगी ना, जो A की जो लंबाई होगी, इस रेखा की जो लंबाई होगी, उसको दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा √x² प्लस के y²। समझ रहे हो? ये अभी पीछे की बात है। बात यहाँ तक समझ में क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम यहाँ पर 3D की बात करेंगे। ये वेक्टर सदिश जो चलेगा, वेक्टर सदिश जो चलेगा वो आपका किस में चलेगा? 3D में चलेगा। यहाँ पे 3D मतलब जानते हो, अभी तक तो पढ़ा था आपने वो 2D फिगर पढ़े होंगे अभी तक, है ना। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी 3D में आ जाती है आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है। अब 3D का मतलब समझो, 2D जितनी भी आपको, अगर मुझे अपनी पृथ्वी को मापना हो तो मैं 2D फिगर में मापता हूँ। 2D फिगर कैसे? आपको 4 दशाएँ दी जाती हैं, तो आप देखो x और y प्लेन केवल, है ना, तो 2D में आ रहा है। 2D मतलब कि आप देखोगे कोई भी बिंदु की अगर मुझे स्थिति बतानी हो मेरी पृथ्वी के अंदर, तो मैं यहाँ 4 दिशाएं होती हैं आपकी, समझ रहे हो? ये होती हैं ना, ये 4 दिशाएं होती हैं आपको, x और ये y और ये माइनस के y x, सही है, और प्लस के x एक्सिस हो जाएगा, इंग्लिश में एक्सिस बोल देते हैं, वैसे x बोलते हैं, ठीक है, और माइनस के अक्स हो जाएगा, राइट। ये कौन सा फिगर है आपका? 2D फिगर है। अगर मुझे किसी भी दो बिंदुओं को बताना है, इस बिंदु की स्थिति बतानी है, तो कितनी भुजाओं की आकृति यानी कितनी दिशाओं की जरूरत पड़ेगी इस बिंदु को निर्धारित करने के लिए?
2 की, तो 2D फिगर हो गया नहीं हो गया। तो हम यहाँ पे किसी भी बिंदु की आगे स्थिति बतानी है तो किसमें बताते हैं, पृथ्वी के ऊपर जब भी हम बताते हैं तो कितने कौन से फिगर के यूज करते हैं हम, 2D फिगर का, यानी 2 दिशाओं का यूज करते हैं ना। 2D डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दिशा, ठीक है। तो 2 दिशाओं का यूज करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि भैया अब यहाँ पे 2D ना होकर क्या हुआ, 3D हुआ। 3D कब यूज होता है, जब आप अंतरिक्ष की बात करते हो, आकाश की बात करते हो। अब आपको पृथ्वी से मतलब नहीं, आकाश को भी इंक्लूड करोगे इसमें, है ना। जब भी आकाश को यूज करते हो तो आपको कितनी दिशाओं की जरूरत पड़ती है, आप खुद सोचो, 3 दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में ये वाली जो होती है, ये एक्स अक्ष है, राइट, ये वाई अक्ष है, और ये कितना है, जेड अक्ष है। ये तुम्हें पता है, इसके पीछे कितनी होगी, ये माइनस के कितनी होगी, यहाँ पे माइनस के एक्स अक्ष होगी। ये कौन सी होगी आपके पास, माइनस के वाई अक्ष होगी, और इसके पीछे कौन सी होगी आपके पास, माइनस के जेड अक्ष होगी। समझ रहे हो। तो अब देखो ये इस तरीके से कितने में बढ़ जाता थे, 8 भागों में बढ़ता है इसको। जब भी इसको अष्टम बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, है ना, अष्टम बोला जाता है। इसके 8 भाग बनते हैं। जब आप इसको पूरा कंप्लीटली चित्र बना लोगे ना तो 8 भाग बन जाएंगे। जैसे एक भाग ये समझो, ये 4 भाग तो आगे के हो जाएंगे और 4 ही भाग किसके हो जाएंगे, पीछे के हो जाएंगे। 4 पीछे भी तो बनेंगे ना, ये माइनस एक्सिस बनाएंगे वो दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो जेड वाली एक्सिस होती है वो वास्तव में कैसे होती है, ऐसे होती है भाई। यहाँ एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे माइनस के एक्सिस हो गए। यानी आप समझ पा रहे हो, 4 ऐसे बन गई, और ये दोनों कैसे होंगी, ऐसे, ये आगे और ये इसके पीछे होगी। समझ रहे हो, हाँ। लेकिन हम इसको ऐसे तो बना नहीं सकते, अब हमें तो ऐसे करके बनाते हैं इसको बोर्ड पे, ठीक है। एक्चुअली में जेड कैसे होती है, ऊपर की तरफ होती है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। और जेड माइनस की जेड एक्सिस क्या होगी, इस बोर्ड के पीछे की तरफ होगी, समझ रहे हो ना, एकदम खड़ी हुई रेखा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमें अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति बतानी है, आपने देखा होगा अगर किसी बिंदु की अगर मुझे स्थिति कोई पी है, और पी के निर्देशांक कितने होंगे, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 होंगे। 3D में माप रहे हो, 2 होंगे, है नालायक, एक्स वाई जेड नहीं होंगे इसके। जब 2D में नापते तो एक्स वाई होते थे, समझ रहे हो। अब 3D में नाप रहे हैं तो कितने में होंगे इसके, एक्स वाई जेड होंगे। अगर 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, तो तीनों एक्स वाई जेड होंगे, राइट। बात समझना यहाँ पे। और अगर आप किसी भी वस्तु की अगर स्थिति बताने वाले हो, है ना, 2D में आपने पढ़ा होगा, बताया भी है कि किसी भी बिंदु की स्थिति बताना है, तो अब कैसे बता सकते हो उस किसी बिंदु की स्थिति, कैसे निर्धारित कर सकते हो। सबको पता है कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके अनुदिश आप बनाते हो। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति आया और आपने आपसे पूछा यार वो उस व्यक्ति का घर कहाँ है, तो आप ऐसे तो नहीं बता दोगे, ऐसे जगह उड़ के नहीं, उत्तर की दिशा में लटका पड़ा होगा यहाँ पे, है ना। आप ये कहोगे कि वहाँ पे एक पेड़ होगा, उस पेड़ के पास देख लेना एक नीले कलर का पुतला होगा, कुछ ऐसे ही बता दो। कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है यार, वहाँ पर कोई मंदिर होगा, मंदिर के पास में देख लेना, ये गली जा रहे होगी, वहाँ मंदिर के पास थे तो वहाँ पर इतनी दूरी चलकर घर मिल जाएगा। या कुछ ऐसे ही नोटिस करते हो तुम किसी भी चीज़ को, है ना, कि आप ऐसे करके चले ना, वहाँ पर ये होगा, उससे इतनी दूरी पर इतनी पास में वो वैल्यू, वो व्यक्ति या कोई भी किसी भी चीज़ की स्थिति बता रहे हो वो बता सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो। वहाँ ऐसे ही वो अंतरिक्ष में आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में भी आपने देखा होगा, जब आप कभी भी न्यूज़ सुनते हो तो वहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर वो बताते हैं। किसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ज़्यादातर सूर्य को माना जाता है, कि सूर्य से इतनी दूरी पर या चंद्रमा से इतनी दूरी पर, इतने उस पर, है ना। देखते नहीं देखते हो कितनी दूरी पर ये है, इतनी दूरी पर ये, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या, हम कौन सा माना जाता है, वहाँ सूर्य माना जाता है ना। तो हर एक समझ लो, तो ये वहाँ पर बिना रेफरेंस पॉइंट के आप किसी की स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट माना गया, क्या माना गया, ओ माना गया। यहाँ पर इसके तीनों के निर्देशांक कितने होंगे, 0,0 होंगे, समझ लो। तो हमें अगर इस पी की स्थिति दर्शानी है तो पी की स्थिति हम किसके साथ, रेफरेंस पॉइंट कौन माना है यहाँ पे, जिसको मूल बिंदु बोला गया था, क्या बोला गया, मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु तो बोला गया। तो अगर इस पी की स्थिति बतानी तो किसके सापेक्ष में बनाएंगे, हम बताएंगे ओ के सापेक्ष में, ओ के सापेक्ष बताएंगे। समझ लो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ओ के सापेक्ष बताएंगे तो आपके इस टर्म में ना, यहाँ पे एक टर्म पूछा गया है कि भैया स्थिति सदिश क्या होता है, क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, यानी पोजीशन वेक्टर के नाम से ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, इस बात को हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो देखो अब ये जो है ओपी जो है,
ओपी मेरे के कुछ बताओ, एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगी जिसको एल्फा बोल सकते हैं, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगी जिसको गामा बोला जा सकता है, एल्फा बीटा बोला जा सकता है, ठीक है। और जेड के साथ भी कोई एंगल बनाएगी ये जिसको गामा बोला जा सकता है, एल्फा बीटा गामा बोला जा सकता है। कोई ना कोई एक्स ये बनाएगी नहीं बनाएगी, तीनों एंगल बनेंगे यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इनको एल्फा बीटा गामा को इनको कॉस के साथ लिख दूँ, कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, यानी इनकी एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कॉस में ले लूँ, कॉस में वैल्यू ले लूँ, इनकी मान ले लूँ, तो इनको बोला जाता है बेटा, इनकी टर्म में दिक् कोजाए बोला जाता है ना, दिक् कोजाए के नाम से बोला जाता है, ठीक है। दिक् कोसाइन नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दिक् कोजाए बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? कोजाए बोलते हैं ना, दिक् कोजाए बोलते हैं, और इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन के नाम से बोला जाता है। एक काम आएंगे ये सभी टर्म है ना, डायरेक्शन, हाँ भाई साहब, शॉर्ट में भी बोल देंगे कोसाइन, है ना। और इन शॉर्ट बोलेंगे तो भाई साहब बिल्कुल विशाल जी कौन सा है, डीसी बोल रहे हैं, समझ लो। जब मैं एल्फा बीटा तीनों एंगल होगा कॉस में जब मान निकाल लेता तो दिक् कोजाए निकालता हूँ, ठीक है, जिसको डायरेक्शन कोसाइन के नाम से बोला जाता है। अब देखो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूँगा डायरेक्शन कोसाइन की, तो भाई देखना यहाँ पे, अगर मैं कॉल जब इनकी मान निकालता हूँ कॉस एल्फा का मान कितना निकलेगा बेटा, एक्स अपॉन आर निकलता है। आर क्या है एक्चुअली में, आर जो है ओपी की क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। और कॉस बीटा का जो मान निकालता हूँ क्या निकलता है, रिलेशन निकलता है, संबंध निकलता है इनमें, किन में, आर में, एक्स बाई जेड में। इनमें जब मान निकालो तो कॉस बीटा बराबर कितना होगा, वाई अपॉन कितना होता है, वाई अपॉन आर, और यहाँ पर कॉस गामा बराबर कितना होता है बेटा, जेड अपॉन आर होता है, राइट। इन दिक् कोजाए क्या होती है, कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होती हैं। अगर इनका रिलेशन देखना है मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, आर के साथ इनका संबंध देखना है एल्फा बीटा का, तो यहाँ पे कॉस एल्फा बराबर एक्स अपॉन आर होता है, कॉस बीटा बराबर कितना होता है। अगर आपको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसकी दूरी कितनी है, अभी तुम कर रहे थे किट 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 किट, अब तुम्हें कुछ नहीं है, इसको ये पता है यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, गधा भी बता देगा, एक्स होगी। यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर, वाई होगी। आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, बनना नहीं बनना। तो यहाँ एंगल कितना लेंगे, कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा बराबर मैंने लिया, तो कॉस एल्फा बराबर कितना होता है, पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से जब अनुपात निकाल दे, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकाल दे तो कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो क्या गलत कह दिया, एक्स बटे आर होगी। तो ऐसे कॉस बीटा कॉस गामा भी निकाल सकते, समझ में नहीं, जेड जेड हवा में लटक के आई है, ये जेड ही नहीं रहते, एक्स वाई जेड यहाँ पे है, तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो एक्स नहीं होगा यहाँ पे, एक्स एंगल नहीं बना रहा यहाँ पे, किस ये रही ना बेटा, भुजा नहीं है ये, जेड क्या है, ये है तो सही जेड है। अरे भाई साहब तीनों का त्रिभुज अपने अपने एंगल से अलग बनेगा, एक ही थोड़ी ना बनेगा। अब ये एल्फा के साथ बनना है तो बीटा का अपना अलग बनेगा, बीटा का कैसे बनेगा, अब यहाँ बनेगा इसका, फिर गामा का यहाँ बनेगा, जेड के साथ बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वो तीनों ही एंगल अलग अलग बनेंगे ना। अब यहाँ तो हमने ये वाला लिया है, अब यहाँ बनाएंगे तो फिर ये बीटा वाला लेंगे हम यहाँ पे, जब गामा वाला बनाएंगे तो ये वाला लेंगे यहाँ पे, एक ही थोड़ी ना बनेगा भाई, यहाँ एंगल भी तो चेंज होंगे ना। कॉस बीटा है बेटा, कॉस गामा है, तो गामा के साथ बनाना पड़ेगा फिर हमें त्रिभुज, समझ, तीनों में बन जाएगा भाई। कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ में एक पे लागू हो रही है ना, वो तीनों पे लागू हो जाती है, अगर एक पे गलत हो रही है तो वो तीनों पे भी गलत होती है, समझ रहे हो। मैथमेटिक्स का रूल होता है, अगर भाई साहब गुणा करने पे अगर एक बार इसका पार्ट, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब या तो 3 का पार्ट 2 बार पढ़ लो या 2 का पार्ट 3 बार पढ़ लो, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं यही काम इनमें करूँ, अगर यही लॉजिक मैं यहाँ पे अपनाऊँ तो वही है, 5 का पार्ट या 6 बार पढ़ लो, कोई सा भी पढ़ लो तो भी आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। लॉजिक तो वही यूज हो रहा है ना सब में, तो लॉजिक सबका बराबर ही होता है ना। अब तुम ये कह रहे हो कि सर मैं इसको बना के दिखाऊँ, तो बना लो इसको, इसको बनाने में क्या है, अगर मैं इसको बाई एक्स मेरी ऐसी हो जाएगी, है ना, थोड़ी देर के लिए समझ लो, वाई एक्स है और ये मेरा बीटा जो एंगल में ऐसे करूँगा इसको, तो ये ऐसे आएगा कुछ, है ना, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, यानी वाई एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा इसका, है ना, ओ है, सही है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो गया। और आपको पता है यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, बाई होगी, हाँ या ना, और आपको पता है ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये आर ही होगी। अब देखो यहाँ पे
बाई अपॉन आर ही तो आएगा, आधार बटे करण, बीटा ही तो है भाई। गामा का ऐसे बनेगा, गामा का आप जब लोगे तो ये एक्सिस लेनी पड़ेगी आपको, समझ लो। तो एंगल जब आप बनाओगे यहाँ पे तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, दोनों में से कैसे भी कर लो। तो जेड फॉर्म जब बनेगी आप इसको बिंदु ये है ना पी, तो पी का जो है आप तुम पता शॉर्ट कहाँ हो रहे हो, तुम्हारा कन्फ्यूजन बताओ। तुम ये समझते हो इसकी दूरी इतनी दूरी है तो ये बनेगा नहीं, यहाँ पे बात इसकी है, केवल हमें इस बिंदु से दूरी लेनी है इसकी, क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अगर इसको बनाने जाऊँगा तो जेड फॉर्म है यहाँ पे जेड, तो ये है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्या है ओ है, और ये क्या मेरा जेड है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, जेड होगी। और मेरा एंगल का बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ओ के साथ, ओ के सापेक्ष बनेगा। यहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे ये है, तो इसका भी इस तरीके से ही बनेगा, क्या ऐसे ही बनेगा। हाँ तो वो कैसे भी कर लो, फिगर ऐसे ही बनेगा वो आपका, समझ लो। फिगर ऐसे बनाओ, ये तो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो ऐसे ही ना। एंगल तो यही होगा ना यहाँ पे गामा, एंगल देखो एंगल कहाँ लेना है बस हमें यहाँ पे, तो वो तीनों फिगर बन जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही निकाल के रखा दिए हैं, वो बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ देख कोसाइन समझ में आई आपको। उसके बाद हमारे स्थिति से पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यानी ओपी जो है, ओपी जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इसका मूल बिंदु से पी के अगर मुझे दिशा दर्शानी है तो यहाँ पे ओपी जो वेक्टर होगा क्या होगा बेटा, यहाँ पे ओपी वेक्टर को ही क्या कहते हैं, ओपी वेक्टर को ही स्थितिज सदिश कहते हैं, है ना, बात समझ में आई, पोजीशन वेक्टर। तो ओपी जो वेक्टर होगा, और ओपी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा बेटा, ओपी का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा, आर ही होगा। ओपी का मैग्नीट्यूड ओपी कह लो या ओपी वेक्टर कह लो, कितना होगा, आर होगा। इसके ओ से और पी तक की दूरी कितनी मानी हमने, आर मानी है, तो कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, आर होगा। और ओपी वेक्टर क्या होगा, इसका स्थिति सदिश होगा, समझ लो। यानी किसी बिंदु के रेफरेंस में किसी बिंदु की दूसरे बिंदु की स्थिति दर्शाना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। यानी अगर मैं ए से बी तक की अगर दूरी दर्शा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो होगी वो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आर और एक्स और वाई जेड में रिलेशन बना सकते हो, बनाना चाहो तो आप कितना होगा आपको पता, लंब करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होता है, समझ लो ना। अगर आर की वैल्यू निकालो तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यही तो आएगी। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा तो ये भी रिलेशन बन सकता है यहाँ पे, बात समझ में आई यहाँ तक, स्थिति सदिश समझ में आया क्या होता है, क्लियर है। चलो नोट करो फटाफट। कोई नहीं तो फोटो खींच लिया करेंगे फिर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बंद करना, ठीक है। अब चलते हैं, देखो सदिशों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पहला आता है आपका शून्य सदिश, शून्य सदिश, यानी शून्य सदिश क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा हो बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जीरो हुआ, है ना। बिंदु कैसा हो आपका, दोनों ही कैसे हो, समान हो, यानी एक ही हो, या कह सकते हैं एक ही हो, ठीक है। संपाती कह लो, एक ही कह लो, बात वही होती है। यानी ओ हो और ए हो, बी हो, बात समझना यहाँ पे। यानी इसका दूसरी भाषा में बोले इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है, परिमाण जितना होता है शून्य होता है, जीरो होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं ओ है, ये वेक्टर चलाएंगे, इसका परिमाण कितना होगा, ओ ये माने एक ही बिंदु पर आए, बढ़ाइए नहीं कुछ भी, ए बी तो कहीं चला नहीं, तो ए पर ए को ही देखेंगे तो परिमाण कितना होगा, जीरो ही होगा। तो जिसका परिमाण कितना होता है, जीरो होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, शून्य सदिश से कहलाता है, सही है।
तो शून्य वेक्टर सदिश समझ में आया। दूसरा है आपका इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर बोल देते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। अब ये भाई साहब भी बड़े आसान है, नाम के साथ काम है इनका। जिनका परिमाण कितना हो, परिमाण कितना हो, एक हो, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है वो कौन से होते हैं आपके, इकाई सदिश होते हैं, राइट। इसके बाद तीसरा आता है आपका समान सदिश की बात करते हैं। कौन सा आपका समान सदिश। अब देखो मैथमेटिक्स में इसका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इक्वल सदिश कौन से होंगे भाई साहब, इक्वल वेक्टर कौन से होंगे बताओ। समान सदिश कौन से होते हैं, जिन दो वेक्टर, यानी मान लो ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है। बात समझने यहाँ पे, अगर ए बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक यानी मैग्नीट्यूड या परिमाण दोनों कैसे हो, समान हो, और दोनों ही कैसे हो, समांतर हो। कैसे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो, समांतर हो। यानी समांतर का मतलब कोई ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। यानी ए वेक्टर ये होगा और बी वेक्टर ये होगा, समझ रहे हो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही तरीके से जा रहे हैं, तो कैसे होगा आपका समान सदिश होगा। क्लियर है। इसके बाद तीसरे आता है आपका समदिश, समदिश सदिश और व असमदिश सदिश। यानी इसको बोलते हैं हम कौन सा, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। तो समदिश सदिश का मतलब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, सीधी सी बात है। समदिश मतलब एक ही दिशा में हो, यानी ए वेक्टर भी ऐसे ही हो और बी वेक्टर भी ऐसे ही हो, दोनों ही कैसे हो, एक ही दिशा में है, तो कैसा कहलाएगा ये, समदिश सदिश कहलाएंगे दोनों। बात समझ में आ रही है। और मान लो कि अगर ए वेक्टर तो ऐसे जा रहा है, राइट, और बी वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट साइड में आ रहा है, दिशा अलग है। जब दोनों वेक्टरों की दिशा एक ही है तो वो कैसे कहलाएंगे, समदिश कहलाएंगे। जब दो वेक्टर दो एक वेक्टर की ऐसे और एक वेक्टर की ऐसे ही दोनों अपोजिट है तो वो कैसे कहलाएंगे, असमदिश कहलाएंगे। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत इन दोनों में। इसके बाद हमारा अगला आता है सर इसमें ऐसे ये दिशा तो समान है इसमें समदिश में, सर ये बराबर भी हो सकते हैं दोनों, कैसे बराबर हो सकते हैं। सर इसमें लिखा है आपने। देखो भाई एक चीज़ बताओ, हर एक वेक्टर अपने समदिश की बात करें तो अपने बिल्कुल होगा, समदिश होगा नहीं होगा, लाइक होगा, क्योंकि एक ही दिशा में तो जाएगा, खुद का होगा ही होगा, क्योंकि वो इसकी विशेषता को सेटिस्फाई करता है, समझ रहे हो। तो हर एक वेक्टर हो सकता है, तो समान वेक्टर भी हो सकता है, यानी एक ही दिशा जा रहा होगा समान वेक्टर में, जबकि यहाँ पे हमने एक ही दिशा की बात नहीं की, हमने क्या क्या कहा है यहाँ पे, समांतर हो और यहाँ क्या हो, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों हो। तो दोनों को जरूरी नहीं है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते, कभी कभी अपोजिट जाने वाले भी कैसे हो सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड समान बैठ सकता है और वो समांतर भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि एक ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, लेकिन परिमाण दोनों कैसे हैं, बराबर है और समांतर भी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, समझ रहे हो। जैसे मैंने मान लो ये मेरा 5 मीटर लंबाई है, इसकी भी कितनी है 5 मीटर, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो है तो ये समदिश दोनों, वो सॉरी असमदिश है ना, क्योंकि दिशा दोनों की अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है ये, लेकिन ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, इक्वल तो होंगे कि देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक तो समांतर है दोनों के, भाई ऐसे जा रहा है वो भी ऐसे जा रहा है, समांतर तो है एक दूसरे के, क्योंकि इनके हर एक बिंदु के बीच की दूरी कैसे होगी, समान होगी। लेकिन इनके परिमाण निकालो तो ये भी 5 मीटर, मान लो ये माइनस के 5 मीटर कहलाएगा, लेकिन परिमाण में दूरी के मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब नहीं है, 5 तो 5 ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से तो कोई मतलब है नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि समान सदिश जो है वो समदिश ही हो, वो विपरीत भी हो सकता है ना, नेगेटिव। समदिश का मतलब खुद अगर तुम ये पूछोगे ए का समदिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी के हो सकता है, बी के बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर आगे हमारा विपरीत या ऋण सदिश है ना, ठीक है, विपरीत व ऋण मतलब नेगेटिव है ना, यानी अपोजिट और तो आपको पता है मैंने अभी बताया, अगर ओपी है, ओपी का नेगेटिव कौन सा कहलाएगा, माइनस के पीओ वेक्टर, समझ रहे हो, ये इसके नेगेटिव कहलाता है, सिंपल है। अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव लिया जाता है क्या कहलाएगा, उसका विपरीत या उसका ऋण सदिश कहलाता है, समझ रहे हो, नेगेटिव लगा के लिख देते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला जो है, इसके जो सह अदिम्य है,
सबको डिस्कशन कर लेंगे। सदिश है ना, बिल्कुल सदिश, यानी इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है को इनिशियल सदिश है ना, को लीनियर नहीं इनिशियल बोला जाता है इसको, ये इनिशियल हो तो संरेख को बोलते हैं लीनियर तो, ठीक है। सदिश सदिश, देखो ये जो सदिश होता है, अगर ये दो बिंदु अधिक, देखो यहाँ पे जो है को इनिशियल कौन से होते हैं, को इनिशियल मतलब दो वेक्टर हैं आपके पास, कोई ए बी और कोई बी है ना, ये दो हैं। अगर इनका प्रारंभिक बिंदु कौन सा बेटा, एक ही है, ऐसे दो वेक्टर इनका प्रारंभिक बिंदु कैसा हो, एक ही हो, तो वो कैसे कहलाएंगे आपके सदिश सदिश, यानी वो इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मैं इसको बोलूँ ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे आपके, को इनिशियल वेक्टर या सदिश सदिश कहलाएंगे। यानी मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ, ऐसे दो वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट कैसा हो, एक ही हो। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना। अभी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में सारे, ठीक है। इसके बाद है आपका जो बचता है वो है आपका कोलिनियर है ना, यानी संरेख सदिश, संरेख या कोलिनियर बोल देते हैं इसको। मैं ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। तो संरेख कौन सा होता है भाई आपका, संरेख जिनकी मतलब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, एक या दो मतलब आपस में कैसे होते हैं, हर एक समांतर होता है, हर एक रेखा के कैसे हो आपके, ये सभी वेक्टर हैं तो एक ही रेखा आपस में समांतर है, तो ये कैसे कहलाएंगे आपके, संरेख कहलाएंगे। समझ रहे हो, यानी ऐसे देखो दोबारा समझ लो, ऐसे जो हैं कि ऐसे कुछ वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर है या आपस में कैसे होते हैं, वो समांतर होते हैं सभी, तो वो कैसे कैसा कहलाते हैं आपके, कोलिनियर कहलाते हैं। यानी कि मैं मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यानी ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर, समांतर है सी वेक्टर, तो ये सभी कैसे कहलाएंगे आपके, संरेख कहलाएंगे। क्लियर है, हाँ एक ही रेखा के वे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हों संरेख कहलाते हैं। यानी कोई मान लो, कोई भी, जैसे मैंने मान ला कि ये मेरा मान लो ये रेखा है और इस रेखा के मैं समांतर खींचे जा रहा हूँ, ऐसे खींच लो, कितने भी वेक्टर खींच दूँ 1 2 3 4 5, तो सभी कैसे कहलाएंगे, वो संरेख कहलाएंगे। समझ लो, अगर एक ही रेखा के कैसे हैं, वो समांतर है। क्लियर है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर तो खत्म हो जाते हैं ना। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, है ना। तो एक्सरसाइज को समझते हैं 10.1। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। देखो उत्तर से है ना, अब मेरी बात समझना है यहाँ पे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं आपकी, एक्स, ये आपको पता ही है, इसको एक्स वाई तल बोला जाता है, एक्स अक्ष, या मैं इसको 4 दिशाएं बोल सकता हूँ, कौन सी आपको पता है, उत्तर, सॉरी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। यानी आपको पता है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं, राइट। अब इसने क्या कहा है यहाँ पे कि 30 डिग्री पर है ना, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर, तो डिग्री कितना बनाना है आपको, उत्तर से, यानी आपको पता है उत्तर ये है ना, इससे 30 डिग्री पे होना चाहिए, है ना, एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो 30 डिग्री आपका देखो यहाँ पे बना सकते हो आप, उत्तर से लेना तो उत्तर से 30 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, हाँ या ना, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा, है ना, और कितना दूरी होना चाहिए, 40 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्या, ये ओ है, मान लो पी है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और उसके साथ 40 डिग्री के होगा।
ठीक है, बस हो गया सर आंसर ये? हो गया, और क्या, क्लियर है। इसमें है क्या, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश व सदिश के रूप में लिखिए, श्रेणी में लिखिए। 10 kg अदिश है या 10 kg कैसा है बेटा? आपको पता है अदिश है, क्योंकि इसको परिमाण की आवश्यकता नहीं होगी। 2 मीटर उत्तर पश्चिम सदिश है, दूसरा सदिश है। 40 डिग्री अदिश है, 40 डिग्री, डिग्री को दिशा, 40 डिग्री को दिशा की आवश्यकता है। उत्तर में 40 डिग्री बोला है उसने, उसने सिर्फ 40 डिग्री पूछा है, समझ रहे हो। 40 वाट, ये भी एक वजन को दिखा रहा है, ये भी कैसा है आपका अदिश है, ठीक है। 10 टू पावर -19 कूलाम कैसा है आपका, ये भी अदिश है। 20 मीटर पर सेकंड चाल, चाल आपको पता है सदिश होगी, दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, ठीक है। अब नीचे देखो, निम्नलिखित को अदिश व एवं सदिश की राशियों में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय, समय कैसा है, अदिश है। दूसरा जो आपका दूरी अदिश है, दूरी अदिश होगी, नहीं होगी। और बता, कसम खा के बताओ, नहीं होगी। बल जो है सदिश है ना। वेग जो है वो भी सदिश है, और कार्य जो है, कार्य क्या तुम कभी सोच समझ के भी बोलते कार्य सदिश कैसे हो जाएगा? कार्य को कभी दिशा निर्धारित, तुम कहते हो मैंने इतना कार्य किया उत्तर की दिशा में, है कभी ये कैसे हो? कार्य तो कार्य है, मैंने इतना कार्य किया, वैसे नहीं तो होता है, समझ लो। दूरी 5 मीटर, अब वो ये कहता है 5 मीटर उत्तर की दिशा में, 5 मीटर पश्चिम की दिशा में, जब सदिश होती वो केवल दूरी बोल रहा है आपसे। दूरी मतलब आपको पता है 5 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, इसमें इससे मतलब क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। विस्थापन को आपको पता नहीं, विस्थापन को बताने के लिए आपको दिशा निर्धारित करते हो, क्या करते हो आप, हैं? ठीक है। जब वो इंक्लूडिंग चीज के साथ में, जब आपको दिशा को निर्धारित करके दे, तब आप बोल सकते हो उसको सदिश। केवल प्रमाण दे रहा है तो सीधे सीधा ये, तो विस्थापन की बोल तो दिया, मतलब तुम समझ में नहीं आता तुम्हें। सदिश है कि अदिश है? ऐसे तो देखो पहले तो एक लॉजिक समझ लो, अदिश राशि को सदिश बनाया जा सकता है दिशा देकर, किसी भी अदिश राशि को सदिश बनाया जा सकता है। अगर वो परिमाण दे रहा है, लॉजिक फंसने का जरूरत ही नहीं है, मैथमेटिक्स सीधा सीधा सिंपल है कि जब आपको परिमाण ही दी हो किसी चीज़ की, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, जिस चीज़ को डिफाइन करने का परिमाण ही दिया हो, तो वो अदिश ही होगी, सदिश कैसे हो जाएगी, चाहे वो विस्थापन हो या किसी को। अगर वो दिशा साथ में दिशा निर्धारित कर रहा है, और आपको पता है बल को दिखाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होगी। बल एक ऐसी चीज़ है, आप बल का फिजिकली, आप फिजिक्स में जाके फॉर्मूला देखो तो उसको दिशा की आवश्यकता होती है, बिना दिशा के आप बल को दर्शा ही नहीं सकते हो। तो वो मापा कैसा होगा आपका, कैसे होगी, सदिश राशि होगी या कि अदिश राशि होगी। जिस भी राशि को परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़ रही होगी वो कैसी होगी, अदिश। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर 10 kg वेट है ये, लेकिन मैं कहूँ कि 10 kg वेट उत्तर की दिशा में लग रहा है, तो मैं दिशा दे दी इसको, तो ये कैसा हो गया, सदिश हो गया ये। तो अदिश राशि को सदिश भी बनाया जा सकता है, समझ लो ना। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कुछ पूछा गया है, ये पूछा है हमसे, इसको समझो ध्यान से, है ना। यहाँ से कई आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है आपका, अच्छा ये मेरा डी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका सी वेक्टर, राइट। यहाँ पूछा गया है पहला सदिम, है ना। वेक्टर कौन से होते हैं, मतलब ये कौन से होते हैं सदिश, बताओ। अभी मैं डेफिनेशन बताई थी रोहित, क्या होते हैं ये सदिम, सदिश बोला था सर। हाँ कौन से होते हैं ये सर ऐसे होते हैं जो एक प्रारंभिक बिंदु सर, ऐसे दो है सर, कोई निकल रहे तो एक ही उसका, जिनके दो ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही होता है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे, गौर से देखोगे, आप देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसे दो वेक्टर दिखा रहे हैं, इनके प्रारंभिक बिंदु के अनुसार सेम है। भाई सी का अलग है, बी का अलग है, डी और ए का समान है, दोनों का क्या है, एक ही है। देखो यहाँ पे, तो यानी इसकी यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल ए वेक्टर और डी वेक्टर होंगे। क्लियर है, बात समझिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है समान। अब समान देखो, मैंने समान की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। समान कौन से होते हैं, समान जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी परिमाण बराबर हो, यानी आपको देख रहे हो इनका परिमाण समान हो और दोनों एक दूसरे के समांतर हो। तो आपको पता है यहाँ पे परिमाण की आवश्यकता, देखो यहाँ पे देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे के कैसे भी है, समांतर भी हैं। तो यहाँ पे जो है कैसा हो जाएगा, यहाँ बी और डी कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे बी और डी कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे आप कहोगे सर आपने सी और ए को क्यों नहीं कहा था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कहा कि अगर दिशा भी अलग है तो भी कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, मैंने बताया था। लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने वहाँ पर ये बोला था हो सकते हैं परिमाण, जरूरी नहीं कि समान ही हो हर केस में मैग्नीट्यूड। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। लेकिन यहाँ तो आपको पता है एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी एक ही दूरी पे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूरी भी एक ही होगी और एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे आंसर डी और बी हो जाएगा आपका समान। समदिश की बात नहीं की यहाँ पे, समदिश की बात नहीं होगा, ये समदिश भी हो सकता है क्योंकि एक ही दिशा में निर्धारित कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में है ना, बी और एक दोनों डी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो समदिश भी हो सकते हैं, राइट। नंबर 3 कौन सा है आपका, आपको संरेख परंतु असमान, संरेख हो लेकिन असमान हो, कौन से होंगे भाई, परंतु कौन से होंगे रोहित यहाँ पे, आपको पता है भाई डी और बी तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, असमान बोलो। तो यहाँ पे आपको संरेख मतलब समांतर होने चाहिए, तो यहाँ पे ए और सी, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका, ए और सी हो जाएगा। देखो दोनों की दिशा कैसी है, अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे कैसे हैं, समांतर। क्लियर है। एंड यहाँ पे आप आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स वाले है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लास्ट टेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। कोई दिक्कत है सचिन इसमें, क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य के रूप में दीजिए। जैसे कह रहा है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर संरेख होंगे, ए वेक्टर और माइनस के ए वेक्टर संरेख होंगे, ए वेक्टर माइनस के ए वेक्टर दोनों कैसे हो सकते हैं, संरेख हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि मैंने बताया अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, अगर इसकी दिशा चेंज कर देंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन समांतर तो होगा ना एक दूसरे के, समांतर तो होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है, पहला जो है सत्य होगा। दूसरा क्या है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण जरूरी नहीं है समान हो, अलग अलग भी ऐसा देख लो, यहाँ पे भी देख लो, ए वेक्टर है माइनस के ए वेक्टर, तो माइनस प्लस में भी अलग अलग भी आ सकते हैं, जरूरी। देखो पहली बात तो एक ऐसी बात समझना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं, कोई कभी कभार ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनका परिमाण कैसा आ रहा होगा, समान आ रहा होगा, तो वो लॉजिक नहीं देखा जाता कि एक आध केस में समान आ भी सकता है, लेकिन मोस्टली समान होगा ही, वो ये पूछ रहा है, जरूरी नहीं ना भी हो। तो ये फॉल्स वाली कंडीशन में आते हैं, एक कंडीशन पे आप सत्य नहीं कह सकते, ऐसी कंडीशन आप हजारों लोगों सबके लिए ट्रू हो रहा है, वहाँ सत्य माना जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता किसी ना कोई एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इनमें परिमाण दोनों के समान आ जाए, लेकिन उस केस को हम मानेंगे नहीं, ज़्यादातर केसों में क्या आएगा, फॉल्स कंडीशन आएगी, तो कैसा होगा, ये असत्य होगा, समझ रहे हो। आगे क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी नहीं, अभी इसका ही अपोजिट जस्ट बोला है इसने। अभी इस दूसरे क्वेश्चन को आप समझे हो, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, अब इसने उल्टा ही बोल दिया, समान परिमाण वाले, अगर इनका परिमाण कैसा है, समान है, तो बताओ ये दोनों कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो अभी वाला अगर हम इसको सत्य मान लेते हैं तो अभी हमारी थ्योरी जो अभी बोली थी दूसरे वाले में, तो वो तो गलत हो जाएगी फिर। भाई अगर परिमाण समान है तो जरूरी दोनों वो संरेख ही होंगे, अभी तो ये बोला था दो संरेख है तो परिमाण समान होंगे, ये बोला था, इसको हम अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, गलत मान के चल रहे हैं कि जरूरी नहीं है, हो भी सकते ना भी, तो फिर ऐसा कैसे इनके परिमाण समान है वो संरेख ही होंगे, तो वो भी तो अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है। भाई अगर मान लो मैं ऐसे एक रेखा मैंने ऐसे डाली, इसका मान लो ये 5 मीटर दूरी पर है, और एक ऐसे डाली ये भी 5 मीटर, इनका परिमाण तो दोनों को समान है, लेकिन अब ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, समझ रहे हो। तो परिमाण समान आने के मतलब ये नहीं कि वो संरेख ही होंगे, समझ रहे हो। अब देखो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले, अभी देखो वही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं,
समान होंगे। समान की कंडीशन क्या है? पैरेलल हो। अब देखो यहाँ पे परमाणु दोनों के समान है, संरेख है, जरूरी थोड़ी ना कि वो समान हो। समान का मतलब हमने क्या बताया था, इनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, भाई परमाणु समान हो, दूसरा दोनों एक दूसरे कैसे हो, समांतर। तो जरूरी नहीं है भाई ऐसा लॉजिकली सही हो, क्योंकि आपको पता है संरेख तो कौन से हो सकते हैं, ऐसे हो समांतर। एक ज़्यादा है, मान लो ये 10 मीटर है और ये मान लो 5 मीटर है, तो ये तो है तो समांतर ना एक दूसरे के। समांतर का मतलब तो एक तरीके से घेरे गए ये, तो समांतर होगा। ये वेक्टर इसके समांतर तो होगा, तो समांतर को संरेख तो हो गया। लेकिन क्या ये आपके समान होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा। समझ लो, क्लियर है ना एक्सरसाइज? ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 10.1 समाप्त होती है, और आगे कर मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 10.2 के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी, एंड थैंक यू सो मच।